नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग एक नवीन ऐतिहासिक श्रृंखला के अंतर्गत इतिहास लेखन की चर्चा कर रहे हैं और भारतीय इतिहास लेखन पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक हमने कल्हड़ और बिल्हड़ नाम के दो भारतीय इतिहास लेखकों के विषय में चर्चा किया है और आज हम लोग जिस इतिहास लेखक के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो अपने समय के अच्छे कवि थे, अच्छे लेखक थे और एक अच्छे इतिहासकार थे। उनका नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट के विषय में जानने के लिए एक बार पुनः आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। बाणभट्ट प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण लेखक था। उसने प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। वह अपनी रचना हर्षचरित के कारण विशेष रूप से जाना जाता है। यह उसके स्वामी हर्ष की आत्मकथा है जिसमें उसने अपने स्वामी के चरित्र का गुणगान किया है। डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे ने इसके संदर्भ में लिखा है कि यह काव्य ग्रंथ है, इतिहास नहीं। बाणभट्ट का हर्षचरित प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ऐसा विचार किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस काव्यात्मक ग्रंथ में बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष के संपूर्ण जीवन वृत्त का वर्णन नहीं किया है तथा न ही लेखक ने घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन ही प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ में बाणभट्ट ने तथ्य और कल्पना का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। पुस्तक का मुख्य विषय मौखरी साम्राज्य पर शत्रुओं के द्वारा किया गया आक्रमण था और उसके फलस्वरूप मौखरी शासक की मृत्यु हो जाती है। हर्ष ने अपनी सेना की सहायता से शत्रुओं के विरुद्ध अभियान किया ताकि उन्हें भागने के लिए बाध्य किया जा सके और अपनी बहन के जीवन की रक्षा करने में सफल हो सका, जो इस आक्रमण के बाद जंगल की ओर भाग गई थी। इस कृति में बाणभट्ट ने युद्ध की घटनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया है और हर्ष तथा उसकी बहन राजश्री से मिलन के साथ पुस्तक का अंत हो जाता है। बाणभट्ट ने अपनी लेखन में घटनाओं की क्रमबद्धता की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। उसके द्वारा इस ग्रंथ में वर्णित अन्य तथ्यों को लिखते समय तिथि क्रम की अवहेलना की गई है। इसका प्रमुख कारण बाणभट्ट का मूल उद्देश्य अपने संरक्षक सम्राट हर्ष के व्यक्तित्व को उजागर करना था, जिसमें वह सफल दिखाई देता है। निसंदेह बाणभट्ट द्वारा लिखित आत्मकथा का स्वरूप काव्यात्मक था, किंतु उसकी गणना प्राचीन भारत के इतिहासकारों में करने का प्रमुख औचित्य यह है कि तत्कालीन इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में उस समय की राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है और बाणभट्ट ने भी हर्षकालीन राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अतः उसे इतिहासकारों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने बाणभट्ट के विषय में जाना, जिसने हर्षचरित, कादंबरी जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। हर्षचरित उसका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, जिसमें वो पुष्यभूति शासक हर्ष की चर्चा करता है। पुष्यभूति वंश में प्रभाकर वर्धन नाम के एक राजा होते हैं। उनके 3 बच्चे होते हैं, 2 पुत्र 1 पुत्री। राज्यवर्धन सबसे बड़ा लड़का था, इसके बाद हर्षवर्धन था और सबसे छोटी बहन थी, उसका नाम राजश्री था। राजश्री की शादी मौखरी शासक ग्रह वर्मा से हुई थी और ये लोग थानेश्वर, जो कि हरियाणा में है, वहां पर रहते थे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद एक विपत्ति का सामना करना पड़ता है उसके भाई राज्यवर्धन को। शशांक द्वारा उसको मार दिया जाता है। इसके बाद हर्ष अपने सेनापति सिंहनाद के कहने से उत्तेजित होता है और शशांक को मारने के लिए भटकने लगता है। इसी क्रम में गृहवर्मा की मृत्यु हो जाती है और उसकी बहन आजाद हो जाती है कन्नौज से। वो विंध्य के जंगलों में चली जाती है, वहां से बचा करके हर्ष लेकर के आता है और कन्नौज की गद्दी पे उसको बैठाता है। अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को लाता है और अपनी बहन के साथ संयुक्त रूप से
शासन का कार्य करता है। उसके दो महत्वपूर्ण अभिलेख मधुबन और बांसखेड़ा से प्राप्त होते हैं। एक शाहजहांपुर में है उत्तर प्रदेश के, और दूसरा मऊ में दिखाई देता है। बांसखेड़ा वाले अभिलेख पर हर्षवर्धन के स्पष्ट हस्ताक्षर देखे जा सकते हैं। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय में एक पीतल का विहार बनवाया था। इसके अतिरिक्त कई इतिहासकारों का यह मानना है कि हर्ष उत्तरापथ का स्वामी था और उसने पूरे उत्तर भारत को केंद्रीकृत कर रखा था, अपने अधीन कर रखा था। जैसे ही हर्ष की मृत्यु होती है वैसे ही ये समस्त सामंत अपने को स्वतंत्र राजा घोषित कर लेते हैं और अलग अलग राजवंश हमारे सम्मुख दिखाई देते हैं। उस समय को हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं, या यहीं से पूर्व मध्यकाल की शुरुआत होती है। हर्ष ने दक्षिण भारत के एक शासक पुलकेशिन द्वितीय से भी युद्ध किया था। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से हमको पता चलता है कि हर्ष पराजित हो गया था और वह नर्मदा नदी से इधर चला आया। यह लड़ाई लगभग 634-35 के आसपास लड़ी गई थी। इस प्रकार से हमने हर्षवर्धन के विषय में जाना, बाणभट्ट की लेखनी के विषय में जाना। बाणभट्ट ने बहुत कुछ उल्लेख नहीं किया है, इसीलिए कई इतिहासकार उसको इतिहासकार ना मान करके एक कवि मानते हैं। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।